जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा सेशन जो है वो लाइव हो गया। ठीक है। तो आज जो है वो हमें सर तैयब जैन ने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। सर ने जो है वो रिसेंटली आइल्स टेस्ट दिया था और इनका जो अभी रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा बैंड 7.5 जो है वो गॉट किया। ठीक है। और इनके ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो स्पीकिंग में जो है वो 7 बैंड्स हैं, लिसनिंग में भी 8.5 एंड रीडिंग में भी 8 हैं। ठीक है। तो इनके काफ़ी अच्छे बैंड्स हैं ओवरऑल ईच मॉड्यूल में। ठीक है। तो आज जो है वो सर हमारे साथ अपना आइल्स का जो एक्सपीरियंस था कि टेस्ट में की क्या कंडीशन थी, टेस्ट कैसे दिया, और जो रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ किए। ठीक है। उसके अलावा जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इन्होंने यूज़ की अपनी तैयारी के लिए, वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप में से जिस किसी का भी आइल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी मॉड्यूल का जहाँ पे मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ओवर टू यू सर तैयब, आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सर तैयब। अच्छा, मैंने एक्चुअली आपको इंटरप्ट इसलिए किया। जी जी। मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो आई है वो लिसनिंग और रीडिंग में आई। तो ये आई एम रियली थैंकफुल टू कि आपके उसमें अच्छे बैंड हैं। तो मुझे आपके साथ पर्सनली भी इन कांटेक्ट मैं रहूंगा, तो अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं, आप में से कोई भी अगर किसी को भी किसी किस्म की परेशानी है आइट से रिलेटेड तो आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ऐसे कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके सो मैं अ, जो मेरी तैयारी के मेथड्स थे और जो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं उसे ब्रीफ रखूँगा। क्विकली आपको बताऊंगा सब कुछ कि मैंने किस किस तरह तैयारी की और क्या क्या मेरा माइंड सेट था। एंड आफ्टर दैट आई विल टेक एनी क्वेश्चंस इफ़ यू गाइस हैव। ओके सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए थे, राइट। जस्ट अ मोमेंट। ओके। ओके मेरी स्क्रीन आपको अब नज़र आ रही होगी। जी सर। ओके सो नॉट श्योर। या सो पहले मैं आपको लिसनिंग के बारे में बताता हूँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की। एक 2 PM वाला सेशन होता था पहले, आई थिंक आप लोग थे उस टाइम मेरे साथ जब मैम आमना एंड सरद नान हमें पढ़ा रहे थे। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अराउंड मुझे 2 मंथ लगे थे, मेरी 2.5 मंथ टोटल तैयारी करने में, फ्रॉम A to Z। सो मोस्टली जो मेरी तैयारी थी वो थ्रू आई कोड गुरु थी। सो आफ्टर दैट जब मैंने खुद तैयारी स्टार्ट की, आई शिफ्टेड टू कैम्ब्रिज बुक्स। और उसके लिए मैंने आइल्स सिमुलेशन की वेबसाइट यूज़ की थी। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी इस टाइम यही कर रहे होंगे। आई थिंक आप लोगों ने आज रीडिंग स्टार्ट करनी है। आई एम प्रीटी श्योर लिसनिंग के लिए भी आप लोग ये यूज़ कर रहे होंगे। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फॉर बिगिनर टू इंटरमीडिएट स्टेज। ओके सो नथिंग स्पेशल, बिल्कुल जैसे आप लोग तैयारी कर रहे थे वैसे ही मैंने तैयारी की इस वेबसाइट के थ्रू। आई एम नॉट श्योर वाई इट्स नॉट लोडिंग। और उसके बाद फॉर रीडिंग वो भी मैंने इसी के थ्रू तैयारी की थी। अगर ये लोड हो जाए तो मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहता था रीडिंग रिगार्डिंग लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके सो एक तो आप लोग ना ये वाला चैनल चेक कर लीजिएगा। ये इसकी जो टिप्स हैं वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, जो हमें यहाँ पर आईकोड ग्रुप पे बताई जाती हैं या दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। इसकी थोड़ी सी हट के होती हैं टिप्स, लेकिन मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी थी रीडिंग और लिसनिंग की टिप्स इसकी। तो आप लोग एक तो ये चेक कर लीजिएगा। इसी से रिगार्डिंग मैं आपको एक वो देना चाहता हूँ, अ, एक टिप जो आपके लिसनिंग के लिए हेल्पफुल होगी अगर थोड़ा इंटरनेट चल जाए। चले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपको याद होगा आपके जो फर्स्ट हमारे पास होता है क्वेश्चन, उसमें मोस्टली हमारे पास एक फॉर्म फिल करना होता है। और लिसनिंग में जब भी स्टार्ट करने लगते हैं, इवन के रियल टेस्ट में वो कहते हैं यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन दैट एंड दैट, राइट। इट्स यूजली फ्रॉम 1 to 5 और 1 to 6। तब जो आपके पास टाइम होता है आप उसे यूटिलाइज करें। मेरा मशवरा यह है कि आप उसे यूटिलाइज करें और
क्वेश्चन 1 मत देखें बल्कि क्वेश्चन 2 पर चले जाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन 2 में एक तो एमसीक्यूज होंगे, सॉरी दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं एमसीक्यूज टाइप वो होते हैं। तो उसमें 3 या 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। उसमें टेक्स्ट ज़्यादा होता है जो अगर आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा उसे याद रखना, उसे पढ़ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सेकंड पर चले जाएं ताकि आपके पास टाइम ज़्यादा हो। क्योंकि देखें, जब वो 1 से 7 तक आपको कहेगा ना कि यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 7, तब आप वो जो सपोज 5 to 6 वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है आप उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा वो इतना, इवन के रियल टेस्ट में भी इतना टाइम आपके पास होता है कि आप उसके बोलते हुए वो तमाम जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पढ़ सकते हैं। वो तमाम आपके पास पढ़ने के लिए टाइम होगा। ये वैसे ये मेरा मशवरा है। अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़े से वीक है तो मे बी आप ये ना करना चाहते हो, बट स्टिल तो आप इस तरह वो सेकंड पार्ट पढ़ लेंगे और फर्स्ट पार्ट आप 1 to 7 फिल कर देंगे जब, तब फिर वो आपको थोड़ा सा ब्रेक देगा और कहेगा कि आप क्वेश्चन 7 to 10 या 6 to 10 देख लें। उस पर आपने 7 to 10 या 6 to 10 नहीं देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 1 to 10 है वो रिलेटिवली बहुत आसान होते हैं। आप इससे अच्छा है कि जाके क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है वहाँ पर जाएं और क्वेश्चन 21 to 25 में भी देख लें, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आप वो फिल करें तो ज़्यादा, सॉरी वो चेक करें उन्हें रीड करें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि जब आप 10th क्वेश्चन करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है जिसे आप एक मरतबा पहले पढ़ के चले गए हैं, आपको के पास मौका होगा कि अब आप उसे दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छी तरह तैयार होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं जब ये ब्रिटिश जेल के ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। अब मैं भी जब यहाँ से मॉक टेस्ट कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन सेक 2 जो सॉरी पार्ट 2 लिसनिंग के पार्ट 2 और पार्ट 3 में हो रही थी, और मेरी अक्सर जो मार्क्स जो हैं वो वहीं से कट रहे थे। राइट, तो जैसे ही वो कहेगा दिस रिकॉर्ड इज कॉपीराइटेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो एंड वो आपके लिए थोड़ा टाइम देगा, तब आप शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे ओरिजिनल टेस्ट में आपके पास यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 होगा तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। राइट, तो बेहतर होगा यहाँ पर वैसे नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी मोस्ट ओरिजिनल टेस्ट में मोस्ट लाइकली यहाँ पर क्वेश्चन 11 to 15 में आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे। मेरे भी टेस्ट में यही था और ज़्यादातर यही होता है। ये इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है। लेकिन अगर आपको यहाँ 11 to 14 में नहीं मिलता तो आपको या 11 to 15 में नहीं मिलता तो आपको 16 to 20 में पक्का इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 2 ये भी थोड़े मुश्किल हैं, तो बेहतर होगा कि आप इनको 2 बार पढ़ें। राइट, तो आपके लिए दिमाग में ज़्यादा बैठ जाएगा। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप हाईलाइट करने में अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा वहाँ पर। मैंने हाईलाइट नहीं किया था, उससे आपको मे बी आपको हेल्प हो, बट टाइम ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस हैं, सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट। एंड दैट सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। राइट, यहाँ पर भी आप एक मरतबा जब आप 7 to 10 का आपके पास टाइम होगा तब आप इसको रीड कर सकते हैं और फिर वापस पार्ट 3 को आप दोबारा रीड कर सकते हैं। ये मत परेशान होइएगा कि मैंने 7 to 10 तो पढ़ा ही नहीं है। आपके पास टाइम होगा, वो शुरू से ही पहले अपने पहले वर्ड से ही वो पहले फिल इन द ब्लैंक पर नहीं आएगा। आपके पास फिर भी टाइम होगा पीछे जाकर उसे अच्छी तरह पढ़ने का। और क्वेश्चन नंबर 1 में टेक्स्ट बहुत छोटा होता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। एंड फॉर पार्ट 4, मेरे एक्सपीरियंस में उसमें जो है वो टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा था और मेरे वहीं से आई थिंक 2 गलत हो गए थे। तो बाकी मेरे पार्ट 2 3 में सारे सही थे, उसमें ज़रा टेक्स्ट ज़्यादा था। तो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस होना पड़ेगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा इजी हो गया था शायद पार्ट 4 में, क्योंकि बाकी सब ठीक होता आ रहा था। सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पार्ट 4 में हाइपर फोकस रहें, क्योंकि आपको टेक्स्ट ज़्यादा मिलेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें से अपनी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे मेरे पहले 31 क्वेश्चन नंबर 31 और 32 गलत हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्यों। मैंने पढ़ तो लिया था लेकिन आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर जो मुझे ढूंढना चाहिए था।
वो मुझे सही से नहीं मिल रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेक श्योर यू आर हाइपर फोकस। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पॉसिबल होगा, बस आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको टिप होगी, स्पेशली पार्ट 2 एंड 3 के लिए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? जी सर, काइंडली आप एक दफा रिपीट कर दें पार्ट 3 की टिप्स क्या क्या थी। कि पार्ट 1 का जो टाइम है वो तो हमने पार्ट 2 पे यूटिलाइज करना है, तो काइंडली पार्ट 3 का बताइएगा। जी, जो पार्ट 2 का आपको टाइम मिलेगा, वो जब वो कहेगा आपने क्वेश्चन 1 से 5 देखना है या 1 से 6 देखना है, तब आपने पार्ट 2 के, अच्छा पार्ट 2 आपने पूरा नहीं देखना। आपने आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, या इस तरह के क्वेश्चन होंगे, राइट, ये एबीसी वाले, या फिर ये वाले क्वेश्चन होंगे कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, राइट। तो ये जब ये आपने तब देखने हैं जब वो आपको कहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और ये एक ही क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा ऐसा नहीं होगा, हाफ क्वेश्चन इस जैसे होंगे, बाकी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो, तो रिलेटिवली आसान हो आपके लिए, राइट। तो आपने आधा ही देखना है, वो वाला पार्ट देखना है जो आपको सबसे मुश्किल लगा। वहाँ पर इंटरफेस थोड़ा इजी होगा, आपको नेविगेट करने में आसानी होगी बिटवीन द पार्ट्स। एंड जो पार्ट 3 के लिए जब वो कहेगा कि नाउ यू हैव टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 7 to 10, तब आप पार्ट 3 देख सकते हैं। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी। पार्ट 3 में फिर आप उस वहाँ भी आपको, लाइक आई सेड, नेविगेट करने में आसानी होगी। इस तरह आप अगर पार्ट 3 जल्दी से एक मरतबा पढ़ लेंगे, तो इससे ये होगा कि जो क्वेश्चन आपने ओरिजिनली एक बार पढ़ना था, वो कम से कम आप 2 बार पढ़ेंगे। और ज़्यादा यहाँ पर तो रिलेटिवली टेक्स्ट थोड़ा है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों में टेक्स्ट ज़्यादा हो। जब टेक्स्ट ज़्यादा हो तब हमें अक्सर ना याद रखने में प्रॉब्लम होती है, और फ्रैंकली उस टाइम पर टाइम भी नहीं होता कि हम हाईलाइट कर सकें इतना सारा टेक्स्ट। सो यही ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह एक मरतबा दो मरतबा बल्कि आप रीड कर लेना, राइट। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है ये पार्ट 2 और 3 से रिलेटेड। कि जैसे कि आपने बताया कि हमने इसको टैकल कैसे करना है और हमने जो है वो हाईलाइट नहीं करना। तो आप अपने टेस्ट के जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि जो पार्ट 2 और 3 के एमसीक्यूज थे वो मतलब कितने मुश्किल थे, उनकी लेंथ क्या, जिस तरह से मल्टीपल एमसीक्यूज की बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो एकदम से जब हम बहुत सारों को पढ़ते हैं तो वो जहन में भी नहीं रहते कि किसमें क्या पढ़ा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो उनकी ऑडियो की स्पीड थी वो कैसी थी, वो बहुत तेज़ थी। और जो एक्सेंट था वो कैसा था, लाइक अंडरस्टैंडेबल था या नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा कैम्ब्रिज के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स की जो है वो समझ नहीं आती। तो इस तरह से जो आंसर होता है सही वाला वो गुजर जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बता दें कि जब हमने हाईलाइट भी नहीं करना और बस पढ़ने से तो जहन में नहीं रहेगा ना। क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पे अभी आ रही है वो रीडिंग और लिसनिंग, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं ये दोनों। तो इसके बारे में थोड़ा बता दें कि पार्ट 2 और 3 के आपके जिस तरह से सारे जो एमसीक्यूज हैं वो सही हुए हैं। जी जी। तो थोड़ा इसके ओके। बारे में। ओके मैम, सो देखिए, वहाँ पर जो एक तो एक्सेंट होगा वो अंडरस्टैंडेबल होगा आपको, उसके आई डोंट थिंक उसकी कोई आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जो टेस्ट था ना वो अराउंड मेरा 28 मिनट्स का था। तो आप लोगों ने जिन आप में से जिन लोगों ने ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ बुक किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि इनके मॉक टेस्ट तेज़ हैं। तो जो ओरिजिनल टेस्ट होगा वो इस जितना तो तेज़ नहीं होगा, लेकिन ये जो आइल्स सिमुलेशन वाली वेबसाइट पर स्पीड है उतना स्लो भी नहीं होगा, ये थोड़े ज़्यादा स्लो हैं। तो वो दरमियान में होगा। ये मॉक टेस्ट ज़्यादा तेज़ हैं और मुश्किल भी हैं। इनके मॉक टेस्ट इसमें ज़रा थोड़ी घुमा फिरा कर बात की गई है। मैंने नोटिस किया थोड़ी सी घुमा फिरा कर बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ओरिजिनल टेस्ट में, राइट। तो आपके लिए रिलेटिवली आसानी होगी। दूसरा, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास ओरिजिनल टेस्ट में भी, उनमें अलबत्ता टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा था। मुझे आई थिंक ये 11 to 15 थे, आई एम नॉट, मुझे ऐसे ही से याद नहीं है, लेकिन पार्ट 2 में ये थे 3 ऐसे क्वेश्चन थे कि बल्कि ये कितने बंदे हैं, 2 4 6, सॉरी 6 बनते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन थे ऐसे जो 2 2 करके मुझे सिलेक्ट करने थे। तो ये मेरे सही हो गए थे, क्योंकि वही जो मैंने आपको टेक्निक बताई कि मैंने 2 2 बार पढ़ा हुआ था, तो मुझे ऑलमोस्ट सारा कुछ ना जितने भी ये थे ना,
ऑप्शंस ये सारे याद हो गए थे। दूसरा आपके पास टाइम काफ़ी होता है, जो आपको टाइम देते हैं ना देखने के लिए। इन मॉक टेस्ट में तो ये काफ़ी कम टाइम देते हैं, लेकिन उसमें आपके पास रिलेटिवली ठीक ठाक टाइम होता है कि आप 2-3 बार पढ़ सकते हैं। आइल्स सिमुलेशन में वाली वेबसाइट पे कुछ ज़्यादा ही टाइम देते हैं, इतना भी नहीं होता। लेकिन इससे मॉक टेस्ट जितना नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा आपको इजीली टाइम मिल जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। और कौन सा क्वेश्चन था मैम आपका? सर जो एक्सेंट था उसके बारे में बता दें, जी, और वॉइस एक्सेंट। वगैरह जो थी। जी, एक्सेंट अंडरस्टैंडेबल होगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मुझे 2 एक्सेंट मिले थे जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी ज़्यादा हूँ। एक तो ब्रिटिश था और दूसरा ऑस्ट्रेलियन था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी अंडरस्टैंडेबल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। और वो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहे थे। ये मॉक टेस्ट अराउंड 25 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं, 25-26 मिनट में। लेकिन वो अराउंड 28 या 28 एंड 28.5 इतने मिनट्स में ख़त्म हुए थे, तो प्लेंटी ऑफ टाइम था। तो परेशान नहीं होना आपने उसके लिए। मैं हाईलाइट करने का आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अब मैंने नोटिस किया कि इससे टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। हाईलाइट ना करने वाली आदत मुझे इन मॉक टेस्ट के थ्रू पड़ी थी, तो मे बी आई वुड नॉट रिकमेंड इट। आई थिंक इतना टाइम ना हो शायद आपके पास। अगर फिर भी आप करना चाहें तो मे बी हर इससे ना पॉइंट से आप 1 या 2 हाईलाइट कर लें, राइट। लेकिन इट वुड बी अप टू यू। आई थिंक आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तो उस लिहाज से आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके सर पास फिर मैं वैसे आपको इसलिए कह रहा था हाईलाइट ना करने का कि शायद आपके पास टाइम ना बचे, लेकिन अगर आप 2 बार पढ़ लेते हैं और आपको लगता है आपके पास टाइम है, तो मे बी आप ट्राई कर सकते हैं हाईलाइट करने की। जी। अ, सर जैसे अभी जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस मैं करती हूँ उसमें मेरे साथ ये होता है एमसीक्यूज में कि मोस्टली जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिस हो जाती है, और मुझे पता ही नहीं चलता कि जो बात उसने की है वो अब वो तो मिस हो गई और वो नेक्स्ट पे जा चुका है, और मैं वही उसी पहले वाले ऑप्शन में जो है वो मुझे लगता है कि अभी तक यहीं पे है और उधर ही ढूंढ रही होती हूँ, यूं इस तरह से जो है वो मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए अच्छा, ये कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने मॉक टेस्ट दे रही हैं या कैम्ब्रिज की बुक से कर रही हैं प्रैक्टिस? सर अभी कैम्ब्रिज की बुक से ही प्रैक्टिस की है। ओके मैम, ये ना मुझे भी थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो मैंने ये किया था कि अक्सर जब वो बोल रहे होते थे ना, तब एक तो मैं याद रखता था कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, राइट। मैं ये पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन उसका अपने जहन में थोड़ा सा उर्दू तर्जमा कर लेता था और समझ लेता था कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो लेट्स सपोज विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग की बात हो रही है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग डज द गाइड से अबाउट लाइब्रेरी, राइट। और यहाँ पर लाइब्रेरी की बात हो रही है। तो मुझसे भी अक्सर ऐसा होता था कि मैं शायद एक का आंसर मुझे पता चल जाता था लेकिन दूसरे का नहीं पता चलता था। तो मैं इस पर नहीं रुका रहता था। सपोज मैंने इसका आंसर ए था, ए का लगा दिया, लेकिन मुझे दूसरे का नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने लाइब्रेरी की बात स्टार्ट की है, मैं इसे बोलकर इस पर शिफ्ट हो जाता था। तो आपने कोशिश करना है कि आप जब क्वेश्चन देखें ना, तब क्वेश्चन पढ़ें, तब देख लें कि कौन सा कीवर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, तो आपने एक मिनट आपको पता होना चाहिए कि जब तक लाइब्रेरी की बात नहीं आएगी ना, तब तक मोस्ट लाइकली स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग की ही बात होती रहेगी, राइट। तो अगर आप ये मेरा मेथड था, अगर आप ये लेकर चलेंगे तो मे बी आपके लिए इजी होगा। जैसे और यहाँ पर सिमिलरली कि यहाँ पर वो लाइब्रेरी की बात कर रहा था, अब उससे आगे स्पोर्ट्स हॉल की बात होने वाली है। तो जब तक स्पोर्ट्स हॉल का वर्ड नहीं आएगा, तब तक मोस्ट लाइकली लाइब्रेरी की ही बात होती रहेगी, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। लेकिन अगर मुझे आंसर नहीं मिलता और जैसे ही स्पोर्ट्स हॉल का वर्ड आता है, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा और यहाँ पर देखने लग जाऊंगा, राइट। हो सकता है मोस्ट लाइकली आपको आंसर मिल जाए, तब आप फ़ौरन यहाँ शिफ्ट कर सकती हैं। तो आप जी सर ठीक है, थैंक यू। जी, तो आप ये यूटिलाइज कर सकती हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फ्री टाइम में जो भी आपका जो भी आपका इंटरेस्ट हो। मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था, तो मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखता था ना यूट्यूब पर, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो उससे मेरी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हुई थी। तो इट कैन बी अप टू यू। सो एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग
लिसनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि मैं ना काफी अरसे से वैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मंथ हो गया मुझे। तो पहले मेरा जो स्कोर होता था ना वो 36 37 तक होता था। फिर ये हुआ कि मैंने एक नया हैंड फ्री ले लिया जिससे आवाज़ ज़्यादा क्लियर आना शुरू हुई, तो अब मेरे 38 39 आते हैं। तो वो मुझे ये इस बात पे परेशानी है कि मतलब वहाँ पे वॉइस कैसी होगी, वो क्लियर होगी, नॉइज तो नहीं आ रहा होगा आसपास से? नहीं, नॉइस बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल क्लियर होगी, आपको उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है। जो माइक होता है आप उससे तो एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। मेरे पास है, जिस पर बटन है तो हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं, बट उस सॉफ्टवेयर में आपके पास यहाँ पर एक स्पीकर का बटन बना होगा, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो ऑलरेडी साउंड बहुत अच्छा आ रहा था, क्लियर था। तो उसके लिए परेशान ना हो आप। एनी क्वेश्चंस? ओके, मैं आपको के साथ रीडिंग के बारे में एक बात शेयर करना चाहता था। आप लोगों ने आई थिंक रीडिंग भी स्टार्ट करनी है, तो मुझे एक ख्याल आ गया था कि एक इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों से शेयर कर दूं। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये मैचिंग हेडिंग्स है बेसिकली। जो ओरिजिनल टेस्ट होगा उसमें इस तरह आपके पास हेडिंग्स पड़ी होंगी, आपने ऐसे उठाकर उन्हें उन्हें ना यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर लगाना होगा। तो ये जेल आयल्स वाले प्रोफेसर जो है ना, जेल आयल्स वाले, वो हमारे लिए लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री। जब आप बुक करेंगे अपना टेस्ट तो आपको भी मिलेंगे, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू करिएगा। तो वहाँ पर मैं वैसे ही क्लास ले रहा था मैचिंग हेडिंग्स के रिगार्डिंग। तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि जो मैचिंग हेडिंग्स में है ना, जो आपको आंसर मिलेगा वो पहले दो जो पैराग्राफ होगा उसके पहले दो सेंटेंसेस में आपको उसका आंसर मिलेगा। पहले दो सेंटेंसेस, और उसके बाद आपने देखना है आखिरी जो बिल्कुल लास्ट सेंटेंस होगा वो। और जो बाकी डेटा है वो आपने जो बाकी पैराग्राफ है वो स्किम थ्रू करना है। ये वैसे कैम्ब्रिज की बुक्स में पैराग्राफ छोटे होते हैं, वहाँ पर थोड़े से लंबे होंगे, तो बाकी आपने जो पैराग्राफ है उससे स्किम थ्रू करना है। इस तरह आपको आंसर मिलेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली उन्होंने कहा है 100% ऑफ द टाइम आपको जो 80 to 90 70 या 70 to 80% ना आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सी हेडिंग मैच कर रही है पहले दो लाइन पढ़ने से पैराग्राफ के। तो ये आप यूटिलाइज करके देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अ, मुझे तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मुझे सबसे ज़्यादा मसला जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मॉक टेस्ट की, तब मैचिंग हेडिंग वाले क्वेश्चंस में ही आ रहा था। तो मैंने ये वाला तरीका यूटिलाइज किया था, तो काफ़ी बेहतरी आई थी। और जो रियल टेस्ट था उसमें भी ऑलमोस्ट मैंने सारे कर लिए थे। आई थिंक एक दो मुझसे गलत हो गए थे ये मैचिंग हेडिंग वाले, बट अदर देन दैट सारे कर लिए थे। और ये मैचिंग हेडिंग वाली सबसे मुश्किल है। और ये एक वाइड टेस्ट, ये जो क्वेश्चन है मैचिंग हेडिंग वाला, ये एक वाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके अलावा आपको कोई पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ना। तो जो ट्रू फॉल्स या येस और नो है, या फिर वो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उनमें आप पूरा पैराग्राफ ना पढ़ने लग जाइएगा। ओके, ये मैं आपको एक देना चाहता था। अदर देन दैट रीडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी तरह का? सर मेरा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि आपने जब आपने रजिस्टर किया है तो उसके कितने अरसे बाद आपने टेस्ट किया फिर? आई थिंक इट वाज अबाउट 25 डेज। 25 डेज मैंने 25 दिन पहले रजिस्टर किया था मैंने। तो और सर आपने 25 डेज फिर ब्रिटिश काउंसिल का जो प्रैक्टिस मटेरियल है उससे तैयारी की है? जी, मैंने मॉक टेस्ट किए थे थोड़ा बहुत। मैंने आइल्स सिमुलेशन वाले से भी आके प्रैक्टिस की थी। उसकी वजह ये थी कि आइल्स सिमुलेशन पे ना मैं अराउंड 8.59 तक बैंड ले रहा था लिसनिंग और रीडिंग में। और जब मैं मॉक टेस्ट में आया, क्योंकि ये रिलेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट हैं कैम्ब्रिज की बुक से और ओरिजिनल टेस्ट से भी, अ, तो इस वजह से मेरा अराउंड 7.5 या कभी कभार 7.58 इस रेंज में मेरा बैंड आ गया था। तो आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है, राइट। तो आई वाज एबल टू इम्प्रूव इट इवेंचुअली। लेकिन अपना एक तरह से कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए मैं वापस बार बार आकर ना कैम्ब्रिज के टेस्ट देता था। तो एक ये था। दूसरा, स्पीकिंग की प्रैक्टिस में उनके मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर रहा था। और ये जो आइल्स ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट पढ़े हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इससे भी कर रहा था। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बल्कि स्पीकिंग के लिए मैं ये वाली रेकमेंड करूँगा।
अलॉन्ग विद लाइव सेशंस। तो ये बेनिफिशियल हो गया आपके लिए। अच्छा, अदर देन दैट रीडिंग में मुझे कभी कोई ऐसी खास मुश्किल नहीं हुई। तो लेकिन अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो बताएं। सर जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर तो इंफॉर्मेशन जैसी क्वेश्चन में कही है वैसी होगी तो ट्रू होगा, और अगर नहीं अगर उसका कंट्रोडिक्ट करिए तो फॉल्स, अगर नहीं है तो फिर नॉट गिवन। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जो नॉट गिवन और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो मैं एक एमसीक्यूज कर रही थी, तो उसमें ये था कि कोई प्लेस थी और उसके बारे में उसमें उन्होंने कहा था कि वॉज मोर माउंटेनियस देन ऑल अदर, ठीक है। अब जी। जो क्वेश्चन था वो वॉज मोर माउंटेनियस था, ठीक है। अब और जो पैराग्राफ में था वो ये था सिंपल के वॉज माउंटेनियस, ठीक है। अब मैंने उसका जो लगाया कि मुझे जो अपने अकॉर्डिंग लगा था कि इसका मतलब अगर तो मोर होगा तो फिर ट्रू है, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो नॉट गिवन होगा। बट वहां पर इंफॉर्मेशन गिवन थी माउंटेनियस की ना, कि बस उन्होंने लिखा हुआ था कि वॉज माउंटेनियस, ये नहीं बताया था कि वो कितना ज्यादा कम, ये नहीं था। तो मैंने उसका लगा दिया कि ये फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने कहा था मोर है और यहाँ पर सिर्फ उन्होंने कहा था माउंटेनियस, जबकि उसका जो आंसर था वो नॉट गिवन था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट और नॉट गिवन होती है उसमें जो है वो पता नहीं लग रहा था कि अब इसका फॉल्स लिखना है या फिर जो है वो नॉट गिवन करना है। क्योंकि जो ट्रू स्टेटमेंट होती है वो तो एज कम्पेयर टू सॉरी सिमिलर टू क्वेश्चन जो है वो वही होती है, हमने उसी को ही निकालना होता है। इसके बारे में बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। आप सही कह रही हैं मैम। और मेरा जो रियल टेस्ट था, आई थिंक उसमें भी एक दो मेरे मैचिंग हेडिंग वाले और एक दो क्वेश्चन मेरे ट्रू फॉल्स वाले और नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले गलत हुए थे, तभी मेरा बैंड 8 तक चला गया। वरना मुझे इसमें पूरे 9 की उम्मीद थी। बट अनफॉर्चुनेटली सो मैंने इसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं ली थी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्रू ट्रू का तो यूजुअली पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने देखा है ट्रू में अक्सर मसला नहीं होता। मसला मैंने नोटिस किया फॉल्स और नॉट गिवन में होता है। तो अब इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपने चेक करना है कि इंफॉर्मेशन है इसको बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं कर रहा। अगर वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है तो फॉल्स लगाना है, और नहीं कर रहा तो कुछ भी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा तो नॉट गिवन हो। लेकिन इतना इजी होता नहीं है ओरिजिनल टेस्ट में। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक दो पॉइंट में नॉट गिवन जब मैंने लगाया था तब मैं ये करता था कि अगर मुझे यहाँ ट्रू फॉल्स मिल जाए, यस नो, जस्ट मोमेंट, मैं आपको ज़रा उस आई थिंक ये है। ओके, सो मैं ये कर रहा था, आई थिंक आप लोग भी ये शायद यूटिलाइज करते हो कि मैं ये देख रहा था एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइलिंगुअलिज्म हैव चेंज इन रिसेंट ईयर्स। ओके, मैंने ये देखा और मे बी इसका मुझे यहाँ पर कहीं आंसर मिल गया। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पर आया, अब मैं इसको भी मैंने रीड किया है और मैंने साथ तीसरा भी रीड किया है, राइट। और पहले मैंने इसको देखा, इसका एक पैरा देखा, दूसरे पैरा पे गया, उसमें भी नहीं था। तो मैं वापस इसको छोड़कर वापस इस क्वेश्चन पर आया, राइट। मैंने फिर उन दो पैराग्राफ में मैं ये करता था, उन दो पैराग्राफ में, और मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता था। मैं इसमें से मोटे जो पॉइंट्स थे या जो मेन वर्ड्स थे वो देख लेता था और स्किम करने की कोशिश करता था, और कोशिश करता था कि मुझे ये थर्ड मिल जाए। अगर मुझे ये थर्ड पॉइंट मिल जाता था तो मोस्ट लाइकली सपोज कि जो फर्स्ट जो पढ़ा है यस नो, वो इस पैराग्राफ में पढ़ा है, राइट। और जो ये थर्ड पढ़ा है वो इस पैराग्राफ में पढ़ा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर पड़ा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर पड़ा है, राइट। सो जो सेकंड वाला होगा वो मोस्ट लाइकली इस समवेयर अराउंड हेयर होगा, इस पार्ट के दरमियान, इन दो के दरमियान होगा। और यहाँ पर नहीं है तो मोस्ट लाइकली नहीं। सो तब आप नॉट गिवन लगा सकते हैं। अब जो मैम आप बात कर रही थी कि वो ट्रू हो गया था, फॉल्स हो गया था, वो ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जो मैंने एक लेक्चर लिया था उसमें वो बता रहे थे कि आपने ये देखना है कि
कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं देगी। सपोज ये बायलिंगुअल पीपल कंसिस्टेंटली नेम इमेजेस फास्टर देन द मोनोलिंगुअल पीपल, राइट? अगर वहां पर ऐसी दी जाती है इंफॉर्मेशन कि बायलिंगुअल पीपल दे आर स्मार्ट, और उसके बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि वो इमेज दे नेम इमेज फास्टर देन मोनोलिंगुअल पीपल, और साथ ही इसके कोई और बात कर दी जाती है, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि ये नॉट गिवन में आएगा। ये ज़रा मुश्किल हो आई नो, हो सकता है आपके इसमें से नंबर कट जाए, क्योंकि ये पार्ट सबसे मुश्किल होगा। ये पार्ट मेरे लिए भी सबसे मुश्किल था, बट ये थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मुझे उन प्रोफेसर ने बताए थे, जो मैंने हाँ कोशिश किए थे सर यूटिलाइज क्लियर। करने की, और काफ़ी हद तक ये वाला पार्ट इफेक्टिव था। जी सर। आपने किस सिटी से एग्जाम दिया था? इस्लामाबाद से। अच्छा वो जो वो क्या उसको जगह का क्या नाम है? पैराडाइज कॉम्प्लेक्स। हाँ आई पैराडाइज थिंक कॉम्प्लेक्स। जी जी इस्लामाबाद उधर के ही सारे है। वहीं होते हैं। जी मैंने भी वहीं देना है। अच्छा मुझे बताइए ये जो आप प्रोफेसर्स की बात करें ये कैसे ये कहाँ से मिलेंगे? इनसे कैसे कांटेक्ट होगा? ये जो आपने रजिस्टर कर लिया मॉक जी टेस्ट? जी नहीं 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 वो मॉक कैसे करना रजिस्टर मुझे नहीं पता। नहीं सॉरी, आपने ब्रिटिश काउंसिल के साथ रजिस्टर कर लिया ना? हाँ जी वो तो कर लिए। तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक्सेस नहीं मिला? ये जेल आइल्स के थ्रू मिल जी जाता है। हाँ ये मॉक टेस्ट का है ना ये भी है मैंने कुछ अटेम्प्ट भी किए हैं इसमें। हाँ, तो ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन लेक्चर्स की, जॉइन आवर लाइव एकेडमिक आइल्स लेसन। ज्वाइन आवर नेक्स्ट। अच्छा ये मुझे अभी तक मैंने नहीं देखा। जी मैंने भी ये ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, लेकिन कुछ मैंने लिए थे जो टॉपिक मुझे टफ लग रहे थे, तो इनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको नहीं तो एसेंशियल ये टिप्स देंगे। नहीं ये ऑनलाइन होते हैं जी जी, ऑनलाइन होते हैं। और ये फ्री अगर होते हैं? आपने ब्रिटिश का, जी ये फ्री है, ब्रिटिश काउंसिल के साथ अगर आपने रजिस्टर किया तो आपको फ्री इनका एक्सेस अच्छा मिलेगा। ये मैं चेक करूंगा अगर मुझे ना पता चला फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके ना ये इसको मैं मार्क करता हूँ बल्कि श्योर। मैं रजिस्टर करता हूँ क्या। तो आपको कैसे श्योर। लगे ये प्रोफेसर जो थे इनकी टिप्स कैसी लगी आपको? आई थिंक ये अच्छी थी, जनरली काफ़ी अच्छी थी। अब जैसे मैम पूछ रही थी यस नो और ट्रू फॉल्स की, मैंने इनकी एक वो क्लास ली थी। मुझे इनकी चंद टिप्स के अलावा कुछ इतनी इफेक्टिव नहीं लगी कोई टिप्स ना, व्हेन इट कम्स टू ट्रू फॉल यस नो। लेकिन स्पीकिंग या फिर वो मैचिंग हेडिंग वाली क्लासेस मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी थी। मुझे ख़ास तौर पर स्पीकिंग और मैचिंग हेडिंग वाली जो क्लास थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। मैचिंग हेडिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मैचिंग एट हेडिंग वन किस में पॉइंट। होता है? मैचिंग हेडिंग जो आपको पैराग्राफ की हेडिंग्स मैच करनी होती हैं। ओके ओके अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा वो मैचिंग हेडिंग ना मैं उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हूँ लेकिन जब वो रियल टेस्ट में आता है जब स्पीड आती है ना तो वहां थोड़ा सा इशू हो जाता है। वैसे अगर आप मुझे देना तो मैं बल्कि यहाँ आई कोड गुरु पे हो रहा था तो मैंने बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म किया यानी बल्कि मेरी परफॉर्मेंस का ये अंदाजा लगाएं कि मैं अगले का भी गेस कर देता था कि अगले का आंसर क्या आएगा। इतनी अच्छी थी वो माशाल्लाह। तो। लेकिन जब वो टाइम में जब जाता ना तो वो थोड़ा सा उस टाइम का पता नहीं क्यों मुझे प्रेशर फील होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था कि देखें आपने सपोज आप पहले पैसेज के ऊपर है तो आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सपोज आप हर पैराग्राफ को रीड मतलब पैराग्राफ को कुछ ना कुछ रीड तो करेंगे ना हर क्वेश्चन में। अच्छा फिर जी जब जी। अगले क्वेश्चन टाइप में आएंगे आप जब अगले क्वेश्चन टाइप में आएंगे आपको फिर दोबारा रीड करना है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं कि पहली रीडिंग से हमें सेकंड वाली रीडिंग में हेल्प हो जाए कि दोबारा पूरा ना पढ़ना पड़े। अच्छा, इसके ना दो मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि आप जैसे ही स्टार्ट होता है टेस्ट, तो आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, और ये मैं पहले करता था जब मैं कैम्ब्रिज की बुक से कर रहा था। अब जो जो मैंने एक दो लेक्चर लिए थे उनमें उन्होंने बताया था कि आपने जो मैचिंग हेडिंग है इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा, आपने किसी के लिए भी कोई भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। तो मैं जो यूटिलाइज कर रहा था, मैं क्वेश्चन में देखता था बुलेट पॉइंट्स एक तरह से, जो सपोज यहाँ पर है, होल्ड ऑन, बाइलिंगुअल पीपल या फ्यूअर बाइलिंगुअल पीपल। तो अब
मैंने देख लिया ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ कहीं पड़ा था, तो मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये वाला फ्यूअर बाइलिंगुअल पीपल, इसका यहीं कहीं पड़ा होना है आंसर। ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर किया तो इधर चला जाएगा, इसमें इस पैराग्राफ में चला जाएगा, और यही होता था मोस्ट लाइकली। तो मैं यहाँ देखने लग जाता था, और ये वाला जो कीवर्ड है, एक दो जो कीवर्ड मैं आइडेंटिफाइड करता था वो सर्च करने लग जाता था। तो इससे ये होता था कि मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ता था, मैं मोस्टली स्किप थ्रू करता था। अब नहीं नहीं, ये मेरा मेरा जी, क्वेश्चन आपसे ये कि देखिए आपने ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कौन से नंबर क्या है इसका? 36 थर्टी टू पीछे क्या है? जी 31 32 से 36 जो भी है। जी 30। अब ये एक पोर्शन होगा। अब इस पोर्शन के लिए आपने पढ़ा और आपने फाइंड कर लिया, तो मैं ये जी। कहना चाहता हूँ इसको इसको पढ़ते वक्त जो आपने जो भी रीडिंग की है, वो रीडिंग हमें अगले 37 to 40 में हेल्प कैसे करेगी कि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े पूरा कुछ ना। देखिए वो ये होता है कि आपने ना जो पैराग्राफ पढ़ा है या जो पार्ट पढ़ा है, सपोज आपने ये पार्ट पढ़ा है, तो आपने इसका मतलब समझना है इस पार्ट का थीम क्या था। अगर आपको पता चल जाता है, सपोज इसमें वो बात कर रहा है कि रशियन लैंग्वेजेस में रिलेटिवली अच्छे होते हैं वो, उसमें एक रिसर्च हुई थी और वो उसमें रशियन किड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, राइट। इस पार्ट में ये बताया गया है, और आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें एक यहाँ इस पार्ट में जाके देखना है। तो बेसिकली आप ओके जब ओके। बेसिकली जब आप पढ़ रहे हो तो आप उर्दू में अपने जहन में मतलब बिठा लिया करें कि एक थीम सा बिठा लिया करें कि इस पार्ट का ये थीम है। तो जब ये वहाँ आगे आपके पास जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये पार्ट जो है इससे रिलेटेड जो थीम है उस पर यहाँ पर कहीं पर बात हुई हुई है। तो फौरन मैं यही करता था, फौरन फिर मैं वहाँ जा उस पैराग्राफ में उस जगह पर जाकर शिफ्ट कर जाता था और वहाँ और पर अच्छा, देखना। मेरा ख्याल है कि इसमें जो हाईलाइट करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें हेल्प करेगा काफी। जी रीडिंग पार्ट में हाईलाइट इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी हाईलाइट किया था रीडिंग में। लिसनिंग में ऑनेस्टली टाइम आपके पास मेरा नहीं ख्याल होगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंडेड क्योंकि मैंने मैं आपकी ज़्यादा जी नहीं जी। रिकमेंड किया था, लेकिन रीडिंग में मैंने ऑलमोस्ट सारे जो आंसर्स थे मैंने हाईलाइट किए थे, और मेरे पास फिर भी 15 मिनट बच गए थे, तो मैंने कोशिश की थी दोबारा रीड करने की सब कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो रीडिंग से नहीं है, स्पीकिंग से। जी जी, मैं स्पीकिंग पे भी आने लगा था जी। सर स्पीकिंग में आप मैंने सुना है कि 5 मिनट के बाद ही आपका शुरू हो जाता है उधर ही जो आपका कंप्यूटर होता है उसके ऊपर। तो आप नोट्स कैसे बनाते हैं? वो क्या आपको लाइक कोई नोट पैड वगैरह उस तरह कंप्यूटर पे ही बनाते हैं या फिर पेपर पे बनाते हैं नोट्स? या आप पार्ट 2 की बात कर रहे हैं? या सर पार्ट 2 की? नहीं, मुझे मेरी एक पाकिस्तानी लेडी थी, उन्होंने लिया था मेरा टेस्ट। तो उन्होंने मुझे वो क्यू कार्ड दिया था और पेपर दिया था साथ, और वो नोट्स बनाने के लिए। तो वहीं पर मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे ऑनेस्टली। मैंने सिर्फ 3-4 पॉइंट्स लिखे थे जिन पर मैंने बात करनी थी, उसके अलावा मैंने कोई इतने खास नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं जब भी मैंने नोटिस किया था, जब भी मैं नोट्स बनाता था तो आई आई वुड लूज माई ट्रेल ऑफ थॉट्स, मैं भूल जाता था कि मैंने क्या बात करनी है, क्योंकि सर जैसे ही आपका मैं नोट्स F2S की हुआ तरफ है? देख। जी आपका मतलब फेस टू फेस हुआ है, इन पर्सन जी हुआ है या फिर कंप्यूटर पे हुआ है? इन पर्सन हुआ था। और ये मैं बात करना चाहता था कि मे बी आप, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आप वो डिपेंड करेगा कि आप किस शहर में दे रहे हैं टेस्ट। अगर आप इस्लामाबाद लाहौर में दे रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपका फेस टू फेस हो जाए, बड़े शहरों में जैसे इस्लामाबाद लाहौर कराची। आई एम नॉट श्योर, अगर आप मे बी किसी सपोज सरगोदा या डेरा इस्माइल खान ऐसे किसी शहर में दे रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है उनके पास फैसिलिटी ना हो, कोई ऐसा बंदा वो ना प्रोवाइड कर सके, तो हो सकता है तब वो वीडियो कॉल पर ले लें आपका नहीं या टेस्ट। सर मैं तो दूंगा तो इस्लामाबाद में ही, लेकिन असल में मेरे दोस्त ने कुछ अर्से पहले दिया है, सीबीटी दिया है, लेकिन उसका कंप्यूटर के ऊपर हुआ है नेटिव इंग्लिश के साथ। ओके। वैसे आई थिंक अब उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी कि अब सब उस पर ही नेटिव स्पीकर ही लेंगे टेस्ट, सो आई एम नॉट श्योर। सॉरी, अगर किसी के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़। बाय नेटिव स्पीकर आई मीन जो उस कंट्री के होंगे, जैसे पाकिस्तान के थे, तो दैट्स व्हाट आई मेंट। आई सो थिंक आई थिंक उनका मेरे ख्याल दो ऑप्शन होती हैं स्पीकिंग में। एक उनका मेरे ख्याल ब्रिटेन ब्रिटेन की ऑप्शन होती है, दूसरी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल। ब्रिटेन में शायद गोरा होता है, और
इसमें मेरा पाकिस्तानी रहे मुझे, बट आई एम नॉट श्योर, ये मेरा गैस है। वैसे आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो टेस्ट दिया था बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट थी, और फ्रेंडली होगी, मैं भी थोड़ा परेशान था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट थी। वो टेस्ट लेने वाली लेडी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और पता भी नहीं चला था, आराम से टेस्ट गुजर गया था। सो डोंट पैनिक, जस्ट मेक श्योर यू डोंट पैनिक। एंड एज फार स्पीकिंग, मैंने प्रैक्टिस कहाँ से की थी, तो एक तो मैंने ये यूटिलाइज किए थे, यहाँ पर आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे जब आप साइन अप करेंगे, और उससे पहले मैं आइल्स ऑनलाइन वाली यूटिलाइज कर रहा था वेबसाइट, राइट। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और उसके मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, मैंने नोटिस किया। आप जब आप खुद से बात कर क्योंकि इंसान जब खुद से कर अपना टेस्ट ले रहा होता है तो उसे अंदाज़ा हो ही जाता है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे आपकी कम से कम कोहेरेंस, कोहेजन और फ्लुएंसी, ये चीज़ें अच्छी होंगी। बॉस ये तो, ये इसमें वो रिकॉर्डिंग होगी तो आगे से रिस्पांस कैसे आएगा कि मैंने क्या, कैसे क्या नहीं, बोला है? देखिए वो इसमें जनरल क्वेश्चन पूछेंगे वो, जैसे आपने पेन के बारे में बताया, या फिर क्वेश्चन 2 में आपने ऐसे बंदे के बारे में बात की जिसने जिंदगी में मुझे बहुत हेल्प की है। मेरा क्यू कार्ड ऐसा ही था कि किसी ऐसे बंदे के बारे में बताएं जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प की है। इसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे, लेकिन फिर ये इस वेबसाइट पे ये है कि क्वेश्चन 3, जो पार्ट 3 होगा, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, जनरल टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी कोहेरेंस और कोहेजन ये चीज़ें बेहतर करनी है, राइट। आपने अपनी फ्लुएंसी बेहतर कर लें आप, ठीक है। आप जो है वो बोलते हुए रुके ना, आपकी 90% चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जब वहाँ पर आपको से क्वेश्चन पार्ट 2 से रिलेटेड भी सवाल आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप अपनी फ्लुएंसी सही रखते हैं, कोहेरेंस सही रखते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? सर रीडिंग रीडिंग से रिलेटेड और क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन टाइप पर जो मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी टेस्ट में देखी है, जिसमें हमने जो है वो समरी कंप्लीट करनी होती है, और वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होती है, और उनके नीचे जो है वो कुछ वर्ड्स दिए होते हैं हमें, जो कि हमने जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में से ढूंढनी होती है, और फिर उससे जो मैचिंग वर्ड होगा वो लिखना होता है। और सर वो वर्ड जो है वो सब तकरीबन मोस्टली इस तरह का होता है कि उन सबके ही जो क्या कहते हैं सिनोनिम्स जो हैं, जो मीनिंग्स हैं, वो मिलते जुलते होते हैं। और मैंने काफी दफा वो क्वेश्चन किया, लेकिन मेरे मतलब 5 होंगे तो कोई 2-3 सही हो जाएंगे, सारे नहीं सही होते। लाइक वो जो ट्रैकिंग होती है पैसेज में से, वो भी सही से नहीं होती। और उसके अलावा जो 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 क्वेश्चन जो वर्ड फिट होता है ब्लैंक में, वो भी नहीं मिल रहा था कि ये वाला होगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि इनको कैसे करना चाहिए। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन आपका। मैं इसके लिए ये करता था कि मैं वो जो एक तो समरी होती थी, और फिर वो जो सेंटेंस होता था जिसके अंदर क्वेश्चन होता था, मैं उसका पहले अपने एक उर्दू तर्जमा कर लेता था, और उसकी समरी अपने जहन में बना लेता था, उस समरी की समरी। एक तो ये बात हो रही है, उससे मुझे एक तो ये आइडिया हो जाता था कि किस पॉइंट से इन्होंने ये उठाया हुआ है, उस पूरे पैसेज में कौन सा पैराग्राफ किस जगह से क्या उठाया हुआ है, राइट। फिर मैं वहां पर जाता था। और दूसरा, सपोज ये एक किस्म की समरी है, तो मैंने इस पार्ट का मैं उर्दू मैंने तर्जमा कर लिया, और वो मैं ढूंढने लग जाता था, तो मुझे इससे थोड़ी आसानी होती थी। बट देखें, इसके अलावा यूजुअली अगर आपके जो क्वेश्चन है आप वो ढूंढ रही हैं, अगर आपके पास उसका तर्जमा आप अपने जहन में बना लेती हैं तो आपके लिए रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि फिर आपको आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेंगी कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना है, राइट। तब मैं अक्सर ऐसा करता था कि फिल प्रिडिक्ट कर लेता था फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना है, फिर मैं नीचे जाके देखता था कौन कौन से ऑप्शन है। अब वहां पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता था 2-3 ऑप्शन ना, और अक्सर 99% ऑफ द टाइम उन 2-3 आंसर्स में से ही कोई एक आंसर होता था, क्योंकि जो क्वेश्चन था मुझे उसका उर्दू में तो अपने जहन में मैंने तर्जुमा बना लिया था, और समझ आ गई थी कि मुझे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो प्रिडिक्ट करने में आसानी हो गई थी। अब अक्सर ऐसे वर्ड होते थे जो बिल्कुल भी फिट नहीं होते थे उसके साथ, तो जाहिर सी बात है वो तो आउटराइट रिजेक्ट हो गए। आई एम नॉट श्योर, मुझे अब रिमेम्बर याद नहीं है
कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया था या नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे। तो मैं यही करता था कि वो जो क्वेश्चन था उसका तर्जमा बनाता था, और फिर देखता था कि यहाँ ये 6 वर्ड पड़े हैं, 6 में से कौन से फिट हो सकते हैं। ओके, ये 2 फिट हो सकते हैं। फिर मैं जाके उस जगह पे वो जाके पैराग्राफ रीड करता था। तो मोस्ट लाइकली मुझे 99% ऑफ टाइम मुझे मिल जाता था कि हाँ ये वाला वर्ड है, इसका सिनोनिम वो पड़ा हुआ है, तो इसको उठा के यहाँ मैं लगा सकता हूँ। जी सर, ठीक है। और एक और बात बताइएगा कि जिस तरह से हमारे पास जो पैसेज वन होता है उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है वो सेंटेंस कंप्लीटेशन और उसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स गिवन होते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि क्वेश्चंस जो थे वो जो है वो ऑर्डर से वाइज लाइक हमें तो अभी जो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट उनमें तो अगर पहले फिल इन दी ब्लैंक्स है तो पहले फिल इन दी ब्लैंक्स ही होंगी एक ऑर्डर में, और उसके बाद जो पैराग्राफ्स बचेंगे उस पैसेज के उनमें जो है वो ट्रू फॉल्स गिवन होंगे। ऐसा तो नहीं था कि जो ट्रू फॉल्स थे वो जो है वो कोई पहला जो है वो कहीं एंड पे हो, दूसरा जो है वो कहीं फर्स्ट पे हो, लाइक किसी ऑर्डर के बगैर हो, अरेंजमेंट के बगैर। नहीं क्योंकि ऐसा, प्रैक्टिस टेस्ट में जी ऐसा होगा कि ना वो होंगे ऑर्डर में ही, लेकिन उनका ऑर्डर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। सो लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैचिंग हेडिंग का आ गया है, और वो पैराग्राफ ए से पैराग्राफ डी तक है, और फिर जब ट्रू फॉल्स स्टार्ट होता है तो वो पैराग्राफ में भी सी या डी से स्टार्ट हो जाए, बी से स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो चलेंगे एक उसमें ही ना, एक फ्लो में ही चलेंगे, एक के बाद दूसरा आएगा जो ट्रू फॉल्स होंगे। तो ये हो सकता है, या आप जब मॉक टेस्ट करेंगे तो आप भी नोटिस करेंगे। अच्छा, मैं एक राइटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहता था। मेरे अपना 6.5 थे, लेकिन कुछ एसेंशियल टिप्स जिससे मेरे 6.5 आ गए, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने इसकी 6.5 वाली भी तैयारी नहीं की थी। मैंने आखिरी कोई 4-5 दिनों में इसकी तैयारी की थी, क्योंकि और ये रिग्रेट भी है थोड़ा सा मुझे, अगर इसकी ज़्यादा तैयारी करता तो शायद आ जाते इसमें बैंड, नॉट, वी नेवर नो। मुझे राइटिंग अच्छी नहीं लगती थी, बहुत मैं बोरिंग थी मेरे लिए। तो आखिरी 4-5 दिनों में मैंने तैयारी की, तो मैंने ये आई थिंक आप लोगों को भी इस बारे में ऑलरेडी पता होगा, आइल्स जैकी वाली मैंने यूटिलाइज की थी, और आइल्स एडवांटेज वाले, ये दो मैंने यूटिलाइज किए थे अपनी तैयारी के लिए। और बेसिकली यहाँ पर जो मॉक टेस्ट थे इनमें जाकर मैं लिख देता था, और चैट जीपीटी वगैरह से थोड़ा बहुत पूछ लेता था। लेकिन आप में से बहुत से लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे अपने बैंड के लिए, बैंड प्रेडिक्शन के लिए, राइटिंग के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि बैंड प्रेडिक्शन के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि वो हाईली इनएक्यूरेट है, और वो आपको कभी भी 6, मैक्सिमम 6.5 या 7, इससे तो ऊपर तो कभी नहीं देगा वो। तो या आप उसके लिए आप उसे यूज़ करें ऑकवर्ड फ्रेजिंग के लिए, ग्रामर के लिए, और स्पेलिंग के लिए थोड़ा बहुत। इससे ज़्यादा आप और किसी चीज़ के लिए यूज़ ना करें। उसे यह कह सकते हैं कि आप मुझे बैंड 9 ऐसे लिख के दे दो, इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे बैंड प्रेडिक्ट ना करवाएं, आपका मोरल ही डाउन होगा। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये चैट जीपीटी तो दे ही नहीं रहा बैंड, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ऑल। तो मैंने उन्हें भी यही कहा था कि बैंड प्रेडिक्शन उससे ना करवाएं। आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ। पहले भी मैंने 5 PM वाले सेशन में बताई थी कि मैंने इससे एक बैंड 9 का वाला ऐसे लिखवाया चैट जीपीटी से, और कुछ अरसे बाद मैंने उसे वही ऐसे दोबारा दिया कि अब इसकी बैंड दे, तो वो मुझे 7 बैंड दे रहा था, राइट। तो वो अपने ही लिखे हुए ऐसे को, जो वो कह रहा था 9 बैंड है, उसे वो 9 नहीं दे रहा था, तो वो आपके ऐसे को क्यों देगा। वो लगातार मुझे 5.5 दे रहा था, और अब मेरा अल्लाह का शुक्र है 6.5 आ गया। तो अगर अब तो परेशान मत हो, और उससे एवेल्यूएट ना करवाएं। बेहतर होगा कि आप यहाँ से स्लैक में से मॉडरेटर से एवेल्यूएट करवाएं फॉर राइटिंग। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, एक और है, आप रेडिट के कम्युनिटी आइल्स की वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर वैसे 1-2 क्वेश्चन मैंने भी पूछे थे, आई वाज नॉट वेरी एक्टिव, लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव हैं। वहाँ पर लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपने बैंड वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, और आपके सवालों का जवाब भी देते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो राइटिंग में आपका ऐसे था वो लाइक
जो भी टॉपिक था, मतलब कुछ होता है ना, कुछ टॉपिक ऐसे होता है जिसके आपको पहले से बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इसके बारे में क्या लिखा जाए। तो वो टॉपिक कैसा था कि आपको ये फौरन से आपने जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स बना लिए थे, या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसके लिए? अब मुझे एग्जैक्टली टॉपिक याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने आइल्स जैकी वाला फार्मूला या से लिखा था। तो एक पॉइंट, फिर उसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन सेंटेंस, और नीचे फिर एग्जांपल। तो मुझे दोनों एग्जांपल दोबारा लिखनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैंने पूरा ऐसे लिख लिया था तो मुझे मैंने जब दोबारा पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एग्जांपल्स कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे दोबारा याद आई एग्जांपल्स, तो मैंने दोबारा लिख ली। लकीली टाइम मेरे पास काफ़ी रह गया था। बट आई वुड रिकमेंड क्या, मैंने वो एग्जांपल्स भी पहले एक मरतबा पॉइंट्स पे लिखी थी सारी, लेकिन और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लिख लें। और अगर आपके पास बाद में टाइम रहता है तो आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। मुझे रिव्यू के अंदर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो आई चेंज इट। मुझे इतना याद है कि इमीडिएटली चुटकी बजाते ही मुझे नहीं सारा ख्याल आया था। आई हैड टू थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल कि मैं क्या लिखूं, कौन कौन सी एग्जांपल लिखूं। वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो परेशान नहीं होना, टाइम वहाँ काफ़ी होगा। यूजली जो टास्क 2 होता है वो अराउंड 25 to 30 मिनट्स का होता है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। अगर आपकी 70 to 80 वर्ड्स पर मिनट है तो इतनी आपका टाइम लगेगा, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा कि आप दोबारा चेक कर सकेंगे सब कुछ। जी मैंने भी नोट किया कि राइटिंग में ना अगर आपको इश्यू कोई नहीं है तो टाइम अच्छा खासा बच जाता जी। तो सर मेरा ये इशू है कि राइटिंग टास्क वन जो है ना वो बहुत टाइम लेता है मेरा। वैसे 20 मिनट्स का कहा जाता है, लेकिन मैं तो उसको 25 से 27 मिनट्स तक ले जाता हूँ। लेकिन मेरा जो राइटिंग टास्क टू है वो 30 to 35 मिनट्स में ओवर हो जाता है। तो ये एक बड़ा इशू है मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 20 मिनट से पहले ख़त्म नहीं कर पाता राइटिंग टास्क वन को। देखिए, आई थिंक टाइम आपके पास होगा। आई थिंक मेरे भी जो ओरिजिनल टेस्ट है उसमें अराउंड 25 मिनट्स ही लगे थे राइटिंग टास्क 1 पर। तो ट्राई टू कीप इट कंसाइज। मैं मेथड यूज कर रहा था कि मैं शुरू में कंसाइज नहीं रख रहा था, जो मेरे जहन में आ रहा था मैं लिख रहा था। तो ये आमतौर पे मैं 15 मिनट्स में ये कर लेता था, क्योंकि अगर मैं कंसाइज करने की कोशिश करता था उसे एट दैट मोमेंट, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैं पहले लिखता था, तो यूजली ना अराउंड 200 230 वर्ड्स तक मेरा चला जाता था। फिर मैं उसे कंसाइज करने लगता था, तो अराउंड वो 200 वर्ड से नीचे आ जाता था। तो इसमें अराउंड 20 to 25 मिनट्स मेरे लग जाते थे। यूजली अराउंड 20 to 22 मिनट मैक्सिमम, इतने ही लगते थे। कभी कभार ऐसे हुआ कि 25 तक गए, और जो ओरिजिनल टेस्ट था उसमें भी अराउंड आई थिंक 23 24 मिनट्स ही लगे थे मुझे। तो ये मेरा मेथड था टास्क 1 को कंसाइज करने का। और अगर आप 20 मिनट से 2-3 मिनट ऊपर भी चला जाता है तो खैर है, ऐसी कोई मसला नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम होगा आपके पास वहाँ पर। आई थिंक। सर तैयब मैं आपके साथ रीडिंग के ऊपर ना स्पेशली आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? और दूसरा जी ये जी बिल्कुल। जो प्रोफेसर्स के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, बस ये दो अच्छा। बात। लिसनिंग वाला जी। काफी मुझे लगता है मेरा बेहतर हो गया। ओके। हारिस खान, आप क्वेश्चन आपका कुछ है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं इसी वीक आइलेट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो भी सेशन देखता हूँ यहाँ पर वो दरमियान में चल रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस तरह भी स्टार्ट ले लूँ। तो उसके बारे में आप थोड़ा गाइड कीजिए। थैंक देखिए, यू। उस बारे में परेशान ना हो, जहाँ से आपको टेस्ट मिलता है आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, जिस पॉइंट से भी आपको जो भी सेशन मिलता है आप स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी रीडिंग इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप यहाँ से रीडिंग अगर स्टार्ट कर देंगे तो आप वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितने ज़्यादा सेशन ले सकते हैं लें, लेकिन आपको ज़्यादा सारे सेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रीडिंग का 1 हफ्ता लगाएं, आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सेम गोज फॉर। जी सर। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि आप जो मर्जी सेशन लगाएं जरूर लगाएं, लेकिन घर में जाकर खुद एक दफा जरूर खुद प्रैक्टिस जरूर करें। जब जी खुद खुद करके आएंगे ना तो ये ज्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा। जी। तो इस बात का इंतजार मत करें कि मैं जीरो से कोई स्टार्ट होगा फिर स्टार्ट करूंगा। जो आपको मिलता है आप वहीं से स्टार्ट करें। और लिसनिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वीडियोस देखनी होंगी। आप कोई पुराना सेशन उठाकर उसकी वीडियो देख लें। ज़्यादा पीछे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती हैं। 3-4 आप देखेंगे, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं।
राइट। एंड दैट सेम गोज फॉर राइटिंग। राइटिंग आप कभी भी वैल्यूएट करवा सकते हैं, आप किसी भी चैनल में अपना वो जो आपका टास्क है वो रख दें और हो जाएगा वैल्यूएट। तो आई थिंक टाइम भी अप हो रहा है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये जी जी। कि ये जो राइटिंग टास्क होता है इसमें 1 घंटा पूरा मिलता है हमें दोनों टास्क करने का, या पहले हमें 20 मिनट्स मिलते हैं फिर हमें 40 मिनट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, 1 घंटा पूरा होगा, आप अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं जितना टाइम जिस पर भी चाहें। अच्छा एक और चैनल है आइल्स एडवांटेज, वो भी आप लोगों ने सुना होगा नाम, वो भी काफ़ी अच्छा है। आप वो भी देख लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा चैनल है, मुझे राइटिंग में उसने हेल्प की थी थोड़ी बहुत ना। मैंने चैट में लिख भी दिया ना। आपने वो पनी क्या लिज, पनी क्या नाम है, वो चेक किया था आपने? कौन सा? आइट्स, आइट्स लिज के नाम से, आइट LIZ। ऑनेस्टली मैंने वो चेक नहीं किया, अब मुझे पता है उसके बारे में लेकिन मैंने उसे यूटिलाइज नहीं किया था। आई थिंक मैंने एक दो उसकी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखी होंगी, बट आप उसके अलावा मैंने यूटिलाइज नहीं किया उसे। तो मुझे दो बंदों ने उसकी तारीफ की है, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चल। जी मैंने काफ़ी सुनी है उसकी तारीफ, बट फॉर सम रीज़न एक और है वो, आई थिंक। एक और है वो आसिया, उसकी तारीफ एक मेरी उस बच्चे बल्कि के बैंड 8 आया, उसने मुझे कहा कि आप इस आसिया वाला चैनल को फॉलो करें, मैंने इसको फॉलो किया। ओके मैंने उस चैनल के बारे में नहीं सुना, बट इफ़ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू। मैंने भी काफ़ी सारे लोगों ने इस चैनल के बारे में नहीं सुना, बट मुझे भी अचानक बाई चांस ये वाला चैनल मिल गया, तो तो मैं इसमें जो टिप्स दी थी इट वर्क फॉर मी। दो सो चैनल। जी इट कैन डिपेंड ऑन यू एंड इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसको कौन सी टिप्स पसंद आती हैं, ये सूट करती हैं। मैंने तो यही नोटिस किया अब तक कि हर पर्सन, हर बंदे को थोड़ी सी ना अलग टिप्स सूट करती हैं। जैसे अब मैंने आपको पार्ट 2 या 3 के बारे में बताई थी, ये टिप्स मुझे काफ़ी हद तक सूट की थी। मैं भी आप लोगों को ना सूट करें तो आप अलबत्ता ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपको ये पसंद आए लिसनिंग के पार्ट 2 एंड 3 के वाली। यस हारिस खान, आपका कुछ क्वेश्चन है? नो सर, कुछ सॉरी। ओके हमारा टाइम भी वैसे ऊपर हो गया है, तो आई गेस मैम बंद करते हैं, अगर इसके बाद कोई सेशन है। जी अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जो है वो स्लैक पे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। जी थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। टिप्स शेयर जो है वो सॉल्व इंशाल्लाह अब इनको फॉलो भी करेंगे। तो हम जो है वो कल से जो है वो रीडिंग मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और अपना नॉलेज जो है वो भी हमारे साथ शेयर करें, सही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।